सभी मित्रों को नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि सभी मित्रगण कुशल मंगल होंगे। तो आज हम रीतिकाल के ऊपर चर्चा करेंगे। पीछे भी हमने एक अध्याय एक भाग अपलोड किया है। ये रीतिकाल का दूसरा भाग है, जिसमें हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। जो नेट का एग्ज़ाम है 2021, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो रीतिकालीन काव्य की रचना सामंती परिवेश और छत्र छाया में हुई है, इसलिए इसमें वे सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो किसी भी सामंती और दरबारी साहित्य में हो सकती है। इस प्रकार रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? रीति निरूपक लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, दूसरा सिंगारिकता, तीसरा अलंकारिकता और नंबर 4 है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और राज प्रशस्ति। 5 नंबर है चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। नंबर 6 है उद्दीपन रूप में प्राकृतिक का चित्रण और नंबर 7 है ब्रज भाषा की प्रधानता और नंबर 8 है भक्ति और नीति। नंबर 9 है मुक्तक शैली की प्रधानता। नंबर 10 संकुचित जीवन दृष्टि। नंबर 11 नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण और नंबर 12 है स्थूल एवं मंसल सौंदर्य का अंकन। तो ये जो 12 प्रकार हैं, 12 प्रवृत्तियां हैं रीतिकाल की, इनके एक एक प्रकार पर हम चर्चा करने वाले हैं। इनको हम रीतिकाल की विशेषता भी कह सकते हैं और यह रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में गिनी जाती हैं। तो जैसे आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, या सिंगारिकता है, अलंकारिकता है, प्राकृतिक का चित्रण है और भक्ति और नीति है, मुक्तक शैली की प्रधानता है, अन्य। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक कर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, तो इसके अंतर्गत क्या आता है एक बार देखेंगे। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। यानी रीतिकाल की जो प्रमुख रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण पर लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों का निर्माण किया है। फिर भी इन्हें रीति निरूपण में विशेष सफलता नहीं मिली है। इनके ग्रंथ एक तरह से संस्कृत ग्रंथों में दिए गए हैं और नियमों और तत्वों का हिंदी पद में अनुवाद है, जिसमें मौलिकता और स्पष्टता का अभाव है। इन कवियों ने कवि कर्म की अपेक्षा कवि शिक्षक की भूमिका में नजर आते हैं और रीति निरूपण करने वाले आचार्यों के 2 भेद हैं, सर्वांग और विशिष्टांग। निरूपक काव्यांग परिचायक कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है। तो लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, यानी इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण करते हुए लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों का निर्माण किया है। यानी जो संस्कृत के आचार्य थे, कवि थे, उनके अनुसरण में ही इन्होंने अपनी रचनाएं की और लक्षण ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की। इनके ग्रंथों में तरह तरह से संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों और तत्वों का हिंदी पद में अनुवाद भी मिलता है और
जिसमें मौलिकता और स्पष्टता का अभाव है। यानी मौलिक तो हैं वे, मगर वह स्पष्ट नहीं है, इसका भी अभाव इसमें देखने को मिलता है लक्षण ग्रंथों में। और इन कवियों ने कवि कर्म की अपेक्षा कवि शिक्षक की भूमिका में नजर आते हैं। यानी इस काल के जो कवि हैं वह शिक्षक के भूमिका में नजर आते हैं। यानी वह कवि होते हुए भी उन्होंने कवि पर जो है विशेष ध्यान न देकर अपने आप को एक शिक्षक की भूमिका में रखा है। तो ये है सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ अन्य कवियों की कविताओं का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यानी इन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ अन्य कवियों की कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वहीं रीति निरूपण एवं काव्य रचना को बराबर महत्व देने वाले कवियों के ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों उन्हीं के द्वारा रचित हैं। इनके अलावा तीसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने रीति तत्व तो उनके ग्रंथों में मिलता है, परंतु काव्यांगों का लक्षण उन्होंने नहीं दिया है। तो इसमें भी जो बात ध्यान में आई है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ अन्य कवियों की कविताओं के भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अपनी रचनाओं में। और उन्होंने रीति निरूपण एवं काव्य रचना को बराबर महत्व देने वाले कवियों के ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों उन्हीं के द्वारा रचित हैं। इनके अलावा तीसरा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने रीति तत्व तो उनके ग्रंथों में मिलता है, परंतु काव्यांगों का लक्षण उन्होंने नहीं दिया। यानी उनके ग्रंथों में रीति तत्व के उदाहरण तो मिलते हैं, परंतु काव्यांगों का लक्षण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो यह है सारी बात आपको याद रखनी है। वीडियो एक बार और देख लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है सिंगारिकता। तो सिंगारिकता में इन्होंने क्या कहा है ध्यान से देखेंगे। रीतिकाल की दूसरी बड़ी सबसे विशेषता, यानी रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता क्या है कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीतिकाल में जो है जो रचनाएं हुई उनमें श्रृंगार रस की जो है प्रधानता है। श्रृंगार रस में ज़्यादा रचनाएं लिखी गई। इस काल की कविता में नख सिख और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर हुआ है। दरबारी परिवेश के फलस्वरूप नारी केवल पुरुष के रतिभाव का आलंबन बनकर रह गई। श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन इस युग की कविताओं में हुआ है। श्रृंगार में आलंबन और उद्दीपन के बड़े ही सरस उदाहरणों का निर्माण हुआ है। संयोग चित्रण में कहीं कहीं रीति चित्र की वजह से अश्लीलता भी दिखाई देती है। वहीं वियोग वर्णन में कवि कर्म उत्साह और खिलवाड़ बनकर रह गया है। भागीरथी मिश्र ने इन कवियों के बारे में लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर ये नहीं जा सके। तो श्रृंगारिकता से अभिप्राय है कि जो रीतिकाल की रचनाएं हैं वह श्रृंगारिकता पूर्ण है, यानी अधिक जो रचनाएं की गई रीतिकाल में वह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। और इसमें नखसिक और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी चित्रण और वर्णन किया गया है रीतिकाल में। और दरबारी परिवेश के फलस्वरूप नारी केवल पुरुष के रति भाव का आलंबन बनकर रह गई है। यानी रीतिकाल में नारी को एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, और श्रृंगार में आलंबन और उद्दीपन के बड़े बड़े सरस उदाहरणों का निर्माण हुआ है।
संयोग चित्रण में कहीं कहीं रति चित्रण की वजह से अश्लीलता भी दिखाई देती है, ठीक है। और कहीं कहीं वियोग वर्णन में जो है कवि कर्म और कवि कर्म के साथ खिलवाड़ बनकर रह गया है, और जो है इसमें प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वह नहीं पहुंच सके, क्योंकि वह महिला को भोग विलास की वस्तु के अलावा और कुछ नहीं समझते थे। महिला उनके लिए केवल भोग विलास की वस्तु थी, इसलिए वह प्रेम के उच्चतर सोपानों से दूर रहे, ठीक है। तो यह सारे बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। और अगला बिंदु आ चुका है, ये श्रृंगारिकता से ही संबंधित है। तो प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपस्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। यानी प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपस्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। रीतिबद्ध प्रेम चित्रण में जहाँ रसिकता और कामुकता दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ रीति मुक्त कवियों के यहाँ प्रेम चित्रण में स्वच्छंदता, उदात्तता एवं अकृत्रिमता दिखाई देती है। रीति मुक्त कवियों के यहाँ विरह वर्णन की प्रधानता है, परंतु विरह ताप की अतिशयता एवं वीर्यजन्य उहात्मता नहीं दिखाई पड़ती। यानी प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपस्या आदि जो है उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि महिला जो थी वो क्या थी, रीतिकाल में एक भोग विलास की वस्तु थी, इसलिए यह कवि जो है वो प्रेम को नहीं समझ पाए। आगे देखते हैं। रीतिवत कवियों के प्रेम चित्रण में जहाँ रसिकता और कामुकता दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ रीति मुक्त कवियों के यहाँ प्रेम चित्रण में स्वच्छंदता दिखाई देती है, ठीक है। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अलंकारिकता। तो तीसरा बिंदु है अलंकारिकता, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता भी है। यह रीतिकाल की एक विशेषता है अलंकारिकता। इसका कारण राजदरबारों का विलासी वातावरण तथा ये कवि कविता को अलंकारों से सजाने को अपनी सार्थकता में समझते थे। इस युग के कवियों सभी अलंकारों का निरूपण अपनी कविताओं में किया है। यहाँ कविता साधन न होकर साध्य है। अधिकतर कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन बहुतों ने केवल उदाहरण ही लिखे, जबकि उनके मन में लक्षण विद्वान थे। इस युग में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि वह साधन न रहकर साध्य हो गया। कभी कभी केवल अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में कहीं खो जाता है। तो रीतिकाल की एक अन्य जो है प्रवृत्ति अलंकारिकता है। इस कारण राजदरबारों का विलासी वातावरण तथा ये कवि कविताओं को अलंकारों से सजाने को अपनी सार्थकता में समझते थे। यानी अलंकार जो है वो किसी काव्य को सजाने का काम करता है। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण पहनकर अपना श्रृंगार करती है और वह सुंदर दिखती है, इसी प्रकार जो काव्य रचनाएं होती हैं उसमें अलंकारों का बहुत महत्व है। तो रीतिकाल में एक ये भी प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है अलंकारिकता, ठीक है। तो अलंकारिकता यह है, इसकी विशेषता है। और राजदरबारों में विलासी वातावरण तथा ये कवि कविताओं को अलंकारों से सजाने
को अपनी सार्थकता यानी अपनी प्रधानता समझते थे। इस युग के कवियों सभी अलंकारों का निरूपण अपनी कविताओं में किया करते थे। ठीक है, यहाँ कविता साधन न होकर साध्य है, यानी कविता साधन नहीं है यानी साध्य है। अधिकतर कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए हैं, लेकिन बहुतों ने केवल उदाहरण ही लिखे हैं, यानी उन्होंने जो रचनाएं की हैं वह उदाहरणों के रूप में ही पूरी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इस युग में अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि यह साधन न रहकर साध्य हो गया। ठीक है, कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में कहीं खो जाता है। ठीक है, तो इतने अलंकार रीति काल में रचनाओं में देखने को मिले कि वह अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु है हमारा अलंकारिकता से जुड़ा हुआ। तो केवल अलंकार ही स्पष्ट होते हैं और कवि का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में कहीं खो जाता है। इस अलंकार प्रेम की वजह से इस दौड़ की कविताएं विकृति भी हो गया, यानी इस अलंकार प्रेम की वजह से इस दौड़ की कविताएं विकृति भी हो गई। यह दोष रीतिकालीन कविता में प्राय दिखाई पड़ता है। केशव को इसी कारण शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास अलंकार विहीन कविता को काव्य मानते ही नहीं, भले ही उसमें अन्य कितने ही गुण विद्वान हैं। यानी इस अलंकार प्रेम की वजह से जो कविताएं हैं वह क्या हो गई, विकृति हो गई, और यह दोष जो है रीतिकालीन कविता में प्राय दिखाई पड़ता है। केशव को इसी कारण शुक्ल जी ने क्या कहा, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास अलंकार विहीन कविता को काव्य मानते ही नहीं, भले ही उसमें अन्य कितने ही गुण विद्वान हो। यानी जो केशवदास हैं वह उसी को काव्य मानते हैं जिसमें अलंकार सम्मिलित हों। बिना अलंकारों के कोई भी रचना हो तो केशवदास उसको काव्य नहीं मानते, चाहे उसमें कितने भी गुण हों। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा, कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा, केशवदास को। किन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने। यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर चलता है। तो अगला बिंदु है नंबर 4, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और राज प्रशस्ति। तो ये कैसी प्रवृत्ति है, इसके बारे में जानेंगे। तो रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे। तो ये तो सबको पता ही है कि रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे वह क्या थे, दरबारी कवि थे। राजाओं के दरबार में राजा की प्रशंसा और रचना करते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे। इसलिए इन आश्रयदाताओं का गुणगान करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वह एक तरह से राज्य में जो राजा का राज्य महल होता था, राज दरबार होता था, उसमें क्या करते थे, कवि नौकरी का काम करते थे और राजा की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी थी। परिणाम स्वरूप इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से की है। भूषण जैसे कुछ कवि अपवाद हैं। रीति मुक्त कवियों ने आत्माभिव्यक्ति को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। यानी रीतिकाल के जो कवि हैं वह आश्रय यानी दरबारी कवि कहे जाते हैं, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए राजाओं की प्रशंसा करना उनका जो है मजबूरी थी, उनकी मजबूरी थी राजाओं की प्रशंसा करना, और राजाओं की वीरता का वो बखान करते थे और अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर राजा की प्रशंसा करते थे।
तो ऐसी भी रचना हमको रीतिकाल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो भूषण हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह रीति मुक्त कवि में आते हैं जिन्होंने अपनी आत्माभिव्यक्ति को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने किसी राज दरबार में काम नहीं किया, उन्होंने रीति मुक्त के द्वारा अपना पूरा समय अपनी रचनाओं में दिया और किसी राजा की प्रशंसा नहीं की है। चलिए आगे चलते हैं अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु है हमारा आश्रय, चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। तो इस युग के कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के साथ बहुज्ञता का भी प्रदर्शन अपने ग्रंथों में किया है। ठीक है, इस युग के जो कवि थे उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के साथ साथ क्या किया, बहुज्ञता का भी प्रदर्शन अपनी रचनाओं में किया है। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के साथ शब्दों की पच्चीकारी एवं रमणीयता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं बहुज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए साहित्येतर विषयों ज्योतिष, गणित, काव्य एवं नीति शास्त्र, आयुर्वेद जैसे विषयों को भी अपने काव्य का माध्यम बनाया है। यानी चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता, यानी इसमें रीतिकाल में जो है कवियों ने क्या किया, चमत्कार के साथ साथ अपना बहुज्ञता का भी प्रदर्शन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न अलंकारों के साथ शब्दों की पच्चीकारिता और रमणीयता पर ज़्यादा ध्यान दिया है। वहीं बहुज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए साहित्येतर ज्योतिष, गणित, काव्य एवं नीति शास्त्र, आयुर्वेद जैसे विषयों को भी अपने काव्य का माध्यम जो है बनाया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 बिंदु है उद्दीपन रूप में प्राकृतिक का चित्रण। तो रीतिकाल जो है, रीतिकाल में प्राकृतिक चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में हुआ है। प्राकृतिक का स्वतंत्र और आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। दरबारी कवि जिनका आकर्षण केंद्र नारी थी, इसलिए इन कवियों का ध्यान प्राकृतिक के स्वतंत्र रूप की ओर नहीं गया। प्राकृतिक के उद्दीपन रूप का चित्रण भी परंपरागत है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुरूप प्राकृतिक भी संयोग में सुखद एवं वियोग में दुखद रूप में चित्रित हुई है। सेनापति और पद्माकर जैसे कवि इनके अपवाद हैं, क्योंकि सेनापति और पद्माकर के यहाँ वर्षा एवं वसंत ऋतु का आकर्षण वर्णन हुआ है। ठीक है, तो इस बिंदु में ध्यान में आती है कि इन्होंने प्राकृतिक चित्रण का भी जो है अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। प्राकृतिक का स्वतंत्र और आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम है, परंतु अपनी रचनाओं में कहीं कहीं इन्होंने प्राकृतिक का भी जो है वर्णन किया है। दरबारी कवि जिनका आकर्षण केंद्र नारी थी, इसलिए इन कवियों का ध्यान प्राकृतिक के उस रूप की ओर नहीं गया, क्योंकि रीतिकाल में जो है दरबारों में नाच गाना होता था और नारी को भोग विलास की वस्तु वे समझते थे, नारी में ही हमेशा विलीन रहते थे। तो इसलिए उस प्राकृतिक की सुंदरता पर उनका ध्यान नहीं गया। इसमें नायक नायिका की मानसिकता दशा के अनुरूप प्राकृतिक भी संयोग में सुखद एवं वियोग में दुखद रूप में भी चित्रण मिलता है। यानी नायिका और नायिका के संयोग और वियोग का भी वर्णन रीतिकाल में हमको देखने को मिलता है। सेनापति और पद्माकर जैसे कवि इसके अपवाद हैं, यानी यह कवि जो है बिल्कुल अलग थे रीतिकाल में, क्योंकि इन्होंने
पद्माकर और सेनापति ने जो है वो वर्षा और वसंत पर अपनी बहुत रचनाएं रीतिकाल में लिखी। इन दोनों का विषय वसंत और जो है वो ऋतु ही था, तो इसलिए यह दोनों कवि इससे अलग ही रचना लिखते थे और इसलिए सेनापति और पद्माकर को जो है वो वसंत ऋतु का कवि कहा जाता है। चलिए अगला बिंदु है नंबर 7, ब्रज भाषा की प्रधानता। यानी रीतिकाल में जो है ब्रज भाषा की प्रधानता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग रहा है। यानी रीतिकाल जो है वो ब्रज भाषा का क्या रहा, स्वर्ण युग रहा है, क्योंकि जहाँ भक्ति में यह भाषा कृष्ण भक्ति कवियों तक सीमित थी, वहीं इस काल तक आते आते पूर्ण रूप से काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद ब्रज भाषा में लगभग 200 वर्षों तक हिंदी कविता पर छाई रही। ब्रज भाषा के प्रभाव का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसमें ब्रज के बाहर के कवियों ने भी इसी को अपना काव्य भाषा बनाया। इस युग की कविताओं में आप फारसी के प्रभाव को भी देख सकते हैं। इसकी वजह से उस समय के दरबारी जीवन और सत्ता पर मुसलमान शासकों के असीन होना प्रमुख वजह है। यानी ब्रज भाषा की प्रधानता, तो रीतिकाल में आप जानते ही हैं ब्रज भाषा की प्रधानता है। जब भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो अपनी चरम सीमा पर थी, तो उस समय जो कृष्ण भक्ति काव्य लिखा जा रहा था उसकी भाषा कौन सी थी, वो ब्रज भाषा थी। और वह धीरे धीरे रीतिकाल में आई और रीतिकाल से क्या हुआ, वह पूर्ण रूप से रीतिकाल में प्रचलन में आई। तो इसलिए रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता है और ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा काव्य लिखे गए। इसके बाद ब्रज भाषा में लगभग 200 वर्षों तक हिंदी कविता पर छाई रही। यानी हिंदी कविता पर 200 वर्षों तक जो है वो ब्रज भाषा छाई रही। इसमें ब्रज के बाहर के कवियों ने भी इसी को अपना काव्य भाषा बनाया। इस युग की कविताओं में आप फारसी के प्रभावों को भी देख सकते हैं। यानी फारसी के शब्द भी कहीं कहीं रीतिकाल की रचनाओं में मिलते हैं और इसी वजह से उस समय के दरबारी जो जीवन था वह मुसलमान शासकों के अधीन था। ठीक है, तो इसलिए फारसी के शब्द भी उसमें प्रचलन में आए। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है नंबर 8, भक्ति और नीति। भक्ति और नीति, तो भक्ति और नीति में क्या है, तो रीतिकाल में भले ही रीति निरूपण श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता हो। यानी रीतिकाल में भले ही रीति निरूपण श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता हो, व्यापक मात्रा में भक्ति और नीति से संबंधित पद भी मिल जाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि रीतिकाल में भले ही रीति निरूपण श्रृंगार और अलंकार की प्रधानता हो, परंतु कहीं कहीं भक्ति से संबंधित रचनाएं भी हमको देखने को मिलती हैं। नगेंद्र ने भी लिखा है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था। दरबारी वातावरण के परिणाम स्वरूप इनके कविताओं में नीति संबंधी उक्तियां भी मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में वृंद ने नीति दोहे, गिरधर की कुंडलियाँ तथा दीनदयाल गिरी की अन्योक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। तो भक्ति और नीति में हमको ध्यान में आई कि रीतिकाल में भले ही श्रृंगारिकता और अलंकार और रीति निरूपण अनेक प्राकृतिक चित्रण अनेक प्रधानता मिल सकती हैं,
परंतु भक्ति भक्ति से संबंधित रचनाएं भी हमको रीतिकाल में देखने को मिलती हैं। और राधा कृष्ण लीला में श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना का भी समावेश किया है। भक्ति भावना भी हमको देखने को मिलती है और इसीलिए जो है डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है कि रीतिकाल का कोई भी कवि जो है वो भक्ति भावना से जो है हीन नहीं है, यानी भक्ति भावना से वह दूर नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि दरबारी वातावरण के परिणाम स्वरूप उनके कविताओं में नीति संबंधित उक्तियां में भी भक्ति भाव मिलता है। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु की ओर ध्यान देते हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आपको करवा रहा हूं वह पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। आप कोई भी पुस्तक उठा के देख लेना। ठीक है, चलिए नंबर 10 बिंदु है संकुचित जीवन दृष्टि। संकुचित जीवन दृष्टि, तो इसमें क्या चीज़ है? तो रीतिकाल के कवियों की कविताओं में कोई महान या उच्च उद्देश्य नहीं दिखाई देता। रीतिकाल के कवियों की कविताओं में कोई महान या उच्च उद्देश्य नहीं दिखाई देता। अधिकतर कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगार और मनोरंजन पूर्ण काव्य की रचना की। रीतिकालीन कवियों के यहाँ उत्तम काव्य रचना के लिए जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टि की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव दिखाई देता है। दरबारी परिवेश और विलासितापूर्ण जीवन की वजह से इनका जो दृष्टि था वह इतना संकुचित हो गया कि जीवन के विविध पहलू छूट गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्या कि रीतिकाल के कवियों की कविताओं में कोई महान या उच्च उद्देश्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अधिकतर जो कवि थे वह आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिकता और मनोरंजन पूर्ण रचनाएं लिखते थे और उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता का बखान वो करते थे। इसलिए उनका जो है वो ध्यान दूसरी ओर नहीं जा पाया। इसलिए इसमें कहा गया है कि रीतिकाल के कवियों की कविता जो है वो कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं रखती, कोई महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य नहीं रखती हैं, क्योंकि वे राजाओं की प्रशंसा करते थे, राजाओं को खुश करने के लिए मनोरंजन पूर्ण रचनाएं करते थे। तो प्राकृतिक की ओर या अन्य समाज में जो गतिविधि हैं उस पर उनका ध्यान गया ही नहीं, वो वहीं तक सीमित रह गए। ठीक है, और क्या बात ध्यान में आती है कि रीतिकालीन कवियों के यहाँ उच्चतम काव्य रचना के लिए जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव दिखाई देता है। दरबारी परिवेश और विलासितापूर्ण जीवन की वजह से इनका दृष्टि इतना संकुचित हो गया कि जीवन के विविध पहलू इनसे छूट गए, जैसा कि मैंने पहले बताया है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और नंबर 11 है नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। ठीक है, तो रीतिकालीन कवियों के यहाँ नायिका के नक्सिक वर्णन व्यापक पैमाने पर हुआ है। नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में उनकी वृत्ति अधिक रमी है। यह परिवेश ही ऐसा था जहाँ स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, कामुक दृष्टिकोण से देखा जाता था, इसलिए स्त्रियों के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू छूट गए हैं और इन कवियों का दृष्टि एकांकी हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि
नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण यानी रीतिकाल में नारी जो थी वो भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी और उसको भोग विलास की वस्तु के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो इसलिए कवियों ने नारी के नैसर्गिक वर्णन का व्यापक पैमाने पर जो है प्रयोग और रचनाओं में अपना वर्णन किया है। नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में उनकी अधिक प्रवृत्ति रही और अनेक पहलू पर जो है उनका ध्यान नहीं गया। ठीक है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि वह सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। ठीक है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस बिंदु में हमको ध्यान आया कि नारी क्या थी? एक कामुक दृष्टिकोण से देखी जाने वाली एक वस्तु के समान थी। अगला बिंदु है स्थूल एवं मंसल सौंदर्य का अंकन। ठीक है, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के यहाँ स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का वर्णन हुआ है, लेकिन रीति मुक्त कवियों में यहाँ सौंदर्य सूक्ष्म एवं मनोरम वर्णन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के यहाँ स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का वर्णन हुआ है, लेकिन रीति मुक्त कवियों के यहाँ सौंदर्य सूक्ष्म एवं मनोरम वर्णन दिखाई पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और आपको सारे बिंदु क्लियर हो रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ एक बार कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर ध्यान देंगे और रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो इस बिंदु पर अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का विवरण निम्नलिखित है। यानी भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान रहता है, यानी जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी प्रकार की वह भाषा सीखता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और कला के मूल्यों पर निर्मित होता है। यानी समाज में जैसा वातावरण होगा, जैसी राजनीति होगी या जैसी संस्कृति, कला होगी, वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जो है हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर। ठीक है, रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर। तो राजनीति दृष्टि से काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर काल के ह्रास, पतन और विनाश का काल था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को आश्रय देते थे। जहांगीर ने अपने शासन काल में राज्य का विस्तार किया था। उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत का विस्तृत
यानी शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत कर लिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव्य शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रव्यों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। वह शासन धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। तो रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति जो थी वह क्या थी? मुगलों का शासन था और मुगल जो थे वह अपनी मर्जी से शासन करते थे और यह जो है एक समाज का हाश पतन विनाश का काल था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल जो थे वह अपनी चरम सीमा पर थे। उनका राज्य चलता था, वो जैसे करते थे वैसा ही होता था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को आश्रय देते थे और कभी भी उनकी प्रशंसा करते थे। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव्य शुरू हो गया। उन्होंने जातिवाद पर जो है भ्रष्टाचार फैलाया, जिससे समाज में अशांति प्रारंभ हुई और आंदोलन चला और उनका शासन जो है कमज़ोर पड़ गया। तो ऐसी राजनीति परिस्थिति रीतिकाल में देखने को मिलती है। उपद्रव्यों में उपद्रव्य समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमज़ोर हो गया था और मुगलों पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। यानी जब मुगलों का शासन कमज़ोर पड़ा तो अंग्रेज़ों ने उन पर अधिकार कर लिया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान करुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। यानी उपद्रव्यों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों ने उन पर जो है शासन कर लिया, अधिकार कर लिया। और अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष और कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर उनका राज्य भी पतन हो गया। बिहार के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन हॉकिंस ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। यानी उन्होंने अपनी उस यात्रा वृत्तांत में इस सारी घटना का वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि मुगलों का शासन था। मुगल अपनी मनमानी करते थे और जो कवि थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे और उनकी प्रशंसा करना उनका जो है वो कमजोरी थी। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन पर आक्रमण किया। ठीक है, चलिए रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अंत तक घोर अधपतन का काल कहा या कहना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिस कारण सामंतशाही का जनसामान्य पर भी पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी, कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुगलों का शासन था और मुगल अपनी मर्जी से जो चाहते थे वो करते थे। तो इसलिए सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अंत तक घोर पतन का काल कहा जाता है। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था,
जिस कारण सामंतशाही का जन्म सामान्य पर भी पड़ रहा था। यानी जो सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य समाज था, उन पर भी इस कुप्रथा और घोर अत्याचार का जो है प्रभाव पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी जो थे वो क्या थे? शोषित थे। ठीक है, उनसे जो है बिना कर दिए हुए भी काम करवाया जाता था। आगे देखेंगे, यहाँ जन साधारण की चिकित्सा का प्रबंध भी नहीं था। ऐसी दयनीय दशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच घूस लेना देना साधारण बात थी, जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। तो क्या बात समझ में आई कि जो है उस समय जो है समाज की परिस्थिति ऐसी थी कि जो है जन साधारण के इलाज के लिए भी कोई चिकित्सा का प्रबंध नहीं होता था। ऐसी जो है दशा समाज की थी और भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से भी वह रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच घूस लेना देना साधारण सी बात थी। यानी रिश्वतखोरी भी उस समय बहुत प्रचलित थी। जो देता था पैसा उसी का काम होता था। यह बात मैं नहीं, ये इतिहास कह रहा है। ठीक है, तो जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई। ठीक है, चलिए नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई। कन्याओं का अपहरण अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। इसलिए अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी तथा अभिजातीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का हास्य हो गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। क्या कि कन्याओं का अपहरण अभिजातीय वर्ग के लोग के लिए साधारण सी बात थी। यानी मुगलों का जो है शासन था और मुगल जो है कन्याओं का अपहरण करते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। ठीक है, तो यह उनके लिए साधारण सी बात थी। हिंदू समाज एकत्रित नहीं था, इसलिए उनकी शक्ति अधिक थी और वह अपना मन माना काम करते थे। हिंदू लड़कियों को अपहरण करते थे और उनका बलात्कार करते थे। इसलिए अल्पायु में ही जो है वो लड़कियों की शादी कर देते थे उनके माँ बाप। और ये जो बाल विवाह प्रथा थी, यह हिंदू समाज में मुगलों की ही देन थी, क्योंकि मुगलों से बचने के लिए हिंदू जो है अपनी लड़कियों का विवाह बाल अवस्था में ही कर देते थे। क्योंकि ये मुगलों की देन इसलिए थी क्योंकि हिंदू हिंदू धर्म में जो है 24 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसके बाद ही वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो यह हमारे ग्रंथों में बात लिखी गई है। ठीक है, तो इसलिए जो बाल प्रथा थी वो मुगलों की देन थी। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी, यानी एक कई विवाह करता था तथा विजातीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का ह्रास और हो गया। यानी जो हमारी संस्कृति थी, नैतिक मूल्य थे, उनका नाश हो गया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला बिंदु है सामाजिक परिस्थिति के समान सांस्कृतिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य, व्यापार भी नहीं हो पा रहा था।
यानी जो है सामाजिक परिस्थिति के समान संस्कृति परिस्थिति भी अत्यंत जो है वो बिगड़ चुकी थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की जो उदारवादी नीति थी वह औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी और औरंगजेब की कट्टरता के कारण ही जो है वो धार्मिक कार्य जो थे हमारे हिंदुओं के वह सारे जो है क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है कि रीतिकाल में जो सामाजिक परिस्थिति थी वह क्या क्या थी। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। यानी अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित था। यानी रीतिकाल में जो सामाजिक परिस्थितियां थी वह इतनी अंधविश्वास की ओर चल गई थी, इतना अंधविश्वास बढ़ गया था कि हिंदू जो है मंदिरों में पुजारियों से लुटते थे और मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर अपना मनोरथ सिद्ध करते थे और उनको मौलवी जो है वो ठग लेते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। फिर क्या हुआ इसके आगे, औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य व्यापार भी नष्ट हो पा रहा था। ठीक है, औरंगजेब की जो कट्टरता थी, जो अत्याचार था, उसके कारण जो धार्मिक कार्य थे और व्यापार था वह सब रुक चुका था और अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। जैसे कि हमने पीछे भी इस बिंदु की चर्चा कर ली है, फिर भी हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में और मुसलमान पीरों पर जाकर अपना मनोरथ सिद्ध करते थे और उनका लाभ पंडित और मौलवी उठाते थे। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। तो इतना अंधविश्वास समाज में बढ़ चुका था उस समय। अगला बिंदु है साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध रहा है। इस काल के कवि साधारण परिवार से होते थे, परंतु उन्हें सही वृत्ति जीविका मिल जाती थी एवं उनकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। ठीक है, यानी इस काल के जो कवि थे या इस काल का जो साहित्य और कला थी उसकी दृष्टि से इस काल में जो है वो अत्यंत समृद्ध रहा। साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल क्या रहा, अत्यंत समृद्ध रहा। और इस काल के कवि जो है साधारण परिवार से आते थे, किंतु राज दरबार में रहते थे तो अच्छी खासी उनकी जो है आजीविका वो कमा लेते थे और इसलिए उनकी गणना जो है वो प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु की ओर देखते हैं। अगला बिंदु है कवियों का उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा कला को प्रोत्साहित करने के लिए होता था। यानी कवियों का जो उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा होती थी वह कला को प्रोत्साहित करने के लिए होती थी। वे चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करने को कवि कर्म की सफलता मानते थे, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया था।
तो कवियों का उचित सम्मान जो है होता था वह कला को प्रोत्साहित करने के लिए होता था। वह चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करते थे। कवि कर्म की सफलता जो है वो चमत्कारपूर्ण काव्य रचना मानते थे, यानी कवि कर्म की जो सफलता होती थी वह चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करने पर होती थी, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया था। ठीक है, वह श्रृंगार रस में ही सिमट कर रह गए, यानी उन्होंने श्रृंगार रस की ही अधिक रचनाएं लिखी। ठीक है, क्योंकि राज दरबार में कवि राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता बखान करते थे, उनकी सुंदरता का बखान करते थे, इसलिए वे श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। रीतिकाल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ जानी है, रीतिकाल की जो प्रवृत्ति जानी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ दोस्तों एक बार कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी साहित्य। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।